कपल्स को अक्सर कहा जाता है कि आपकी रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल हैं, आप ठीक है, पर फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते। देयर आर फैक्टर्स जहाँ पर एग तो फर्टिलाइज हो रहा है बट वो इम्प्लांट नहीं हो रहा है, बट देयर इज नो वे टू नो दैट। अक्सर हमने देखा है कि जैसे आपको कोई फोन लेना हो, कोई ड्रेस लेना हो, तो आप बड़ा होमवर्क करते हो। बट आई हैव फाउंड जब आपका हेल्थ इशू हो या आपका लैब टेस्ट करना हो या किसी डॉक्टर को दिखाना हो, आप ब्लाइंडली किसी के आपने सुना 2 दिन ऐसे जाओ उधर करो। कई सारी लड़कियां आज कंप्लेन कर रही हैं अबाउट पीसीओएस, दैट्स रीनेम्ड एट पीसीओएम। पर ये कैसी वबा बन चुकी है, एवरी नाउ एंड देन पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट इट। अगर हम बिल्कुल ही मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो जो ओवेरियन हमारा एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे ये फॉलिकल्स होते हैं, जहाँ पे ये एग्स होते हैं, जो उसका माइक्रो एनवायरनमेंट है वही खराब होता है। क्या स्ट्रेस और इनफर्टिलिटी का कोई कनेक्शन वाकई में है? अभी यहाँ पर जैसे गड्डी है तो इसकी आवाज़ हम सुनते नहीं है। जब रात को हम सोते हैं तो इस गड्डी की वो टिक टिक हमें बड़ी ऊंची लगती है। वी वांट स्टॉप इट। तो गड्डी तो उसी आवाज़ में है, लेकिन माई थ्रेशोल्ड हैज चेंज्ड ड्यूरिंग स्लीप और ड्यूरिंग नाइट। वो मुझे इरिटेट कर रहा है। तो स्ट्रेस वो नहीं है कि वो गड्डी स्ट्रेस नहीं है, मैं कैसे रेस्पॉन्ड करता हूँ वो स्ट्रेस। जहाँ सीमेन पैरामीटर्स आर डिस्टर्ब, कोई भी पैरामीटर उसमें कम हो तो कहीं ना कहीं वो स्पर्म वीक होता ही है। भले ही हम उसमें ARTB करें, मतलब IVF ICSI करें, तो उसका आउटकम कम होता है कंपेयर टू उस सीमेन पैरामीटर से जिसके सीमेन पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल हो। तो बेस्ट है कि दोनों को प्राइमिंग अच्छे से की जाए, चाहे उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद सम मेडिकेशंस फ्रॉम फीमेल साइड एंड मेल साइड, तो आउटकम में फ़र्क आ ही जाता है। सलाम, आप देख रहे हैं जेलिम जर्नल हेल्थ टॉक्स। मैं हूं सूफी हिदाया। ये प्रोग्राम आप तक प्रेजेंट कर रहे हैं वैली फर्टिलिटी सेंटर, कश्मीर का एक ऐसा वैली फर्टिलिटी सेंटर जो कि इस्लामिक शरिया के निज़ाम पे काम करता है, जिन्होंने हज़ारों कपल्स को पेरेंटहुड का रास्ता दिखाया है। हमारे साथ इस पैनल में माहिरीन डॉक्टर्स मौजूद है। डॉक्टर शारिक मसूदी साहब, जो कि कश्मीर का एक ऐसा एसेट है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिन्हें तारुफ की कोई ज़रूरत ही नहीं। डॉक्टर साहब, अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि आपसे बात करके ही उन्हें बेहतर महसूस होता है, वो तसल्ली बख्श हो जाते हैं। डॉक्टर जाफ़र साहब, जो कि एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने नाउम्मीद कपल्स को उम्मीद दी हुई है। और डॉक्टर सना, जिन्होंने हमारी माएँ बहनें, उनकी रीढ़ की हड्डी बनी है, उन्हें सहारा दिया है। डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम का आगाज़ आपके सवाल से करेंगे। शुरुआत कुछ ऐसी रहेगी कि कपल्स को अक्सर कहा जाता है कि आपकी रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल हैं, आप ठीक है, पर फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते। बहुत अच्छा सवाल है, जेन्युइन मसला है कि हम जब हमारे पास कपल्स आते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन हमारी एक बना होता है प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है, जैसे मिनिमम हम करते हैं। तो उसमें जब हम देखते हैं कोई टेस्ट ऐसा इशारा नहीं करता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम उनको बोलते हैं कि टेस्ट आपके नॉर्मल है। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि पेशेंट को थोड़ा, कपल्स को स्ट्रेस रिलीव होता है, बट इट डज़ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज वो आया है आपके पास अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। ऐसे में तो वेल नोन है कि व्हेन वी इन्वेस्टिगेट कपल्स, वी ऑलवेज टॉक अबाउट कपल्स। हम नहीं करते हैं बात मेल की, फीमेल की। जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, ये प्योरली कपल की है, जिसे प्रॉब्लम है टू इंडिविजुअल्स। बट जनरली क्या हमारे सोसाइटी में यू पुट होल फोकस ऑन द फीमेल। तो एनीवे, जब हम कपल्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वी फाइंड देयर आर मेल फैक्टर्स, देयर आर फीमेल फैक्टर्स, देयर आर कॉम्बिनेशन। बट जेन्युइनली 20% ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आपको कोई अपरेंट कॉज नहीं मिलता है। तो व्हाट वी कॉल इनडिटर्मिनेट कॉजेज़ और अननोन कॉजेज़। तो दिस इज़ बहुत से सिटीज जो भी हुई हैं उसमें आया है फैक्टर। बट कितने परसेंट में ये होगा, तो ये डिपेंड्स ऑन आपका जो प्रोटोकॉल है, कितना वो इन्वेस्टिगेशन कितना आपका डिटेल में है, आप कैसे फोकस कर रहे हो। तो जब हम बोलते हैं कि आपका नॉर्मल है, तो इट डजंट एक्चुअली टेल द स्टोरी, बिकॉज इट डिपेंड्स आपने कितने इन्वेस्टिगेट किए। जैसे एक कॉमन होता है कि हम टिपिकली मेल फैक्टर देखते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं, और आप फीमेल देखते हैं अगर उसकी ओवुलेशन हो रही है, और ट्यूब्स भी नॉर्मल है, हमने ट्यूबल टेस्ट किए। तो हम देयर आर फैक्टर्स जहाँ पर आप एग तो फर्टिलाइज हो रहा है बट वो इम्प्लांट नहीं हो रहा है, बट देयर इज़ नो वे टू नो दैट। ठीक है, बट इफ़ वी गो इन डिटेल, वहाँ पर भी रीजंस हैं। या आपका जो सीमन जाता है अंदर इन द से वैजिनल पाउच, वो आगे मूव नहीं करता है, इट्स कॉल्ड पोस्ट कोइटल फैक्टर्स। उनके लिए हम इन्वेस्टिगेशन अलग हैं। तो जनरली हम इनफर्टिलिटी वर्ग में वो टेस्ट करते ही नहीं है। जो एक
टेस्ट होता है पोस्ट कोइटल टेस्ट, वो करते ही नहीं है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पर वी डोंट डू दैट बेसिक होमवर्क, बट अपने कॉमन जैसे वी आर स्ट्राइकिंग ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अपरेंट फैक्टर नहीं है। बट आई थिंक दिस डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ये एक जेन्युइन इशू है एंड इट नीड्स ए जेन्युइन अप्रोच। सो इसके लिए देन यू नीड a specialized center, a dedicated center who addresses this. अब उसमें couples का भी ये responsibility, they don't go to any doctor and say अपना problem. उनको भी homework करना चाहिए कि अगर हमारी ये problem है तो हमें किसके पास जाना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि जैसे आपको कोई फ़ोन लेना हो, कोई ड्रेस लेना हो, तो आप बड़ा होमवर्क करते हो। बट आई हैव फाउंड जब आपका हेल्थ इशू हो या आपका लैब टेस्ट करना हो या किसी डॉक्टर को दिखाना हो, अब ब्लाइंडली किसी के आपने सुना 2 दिन ऐसे जाओ उधर करो, तो व्हेन यू डोंट गो टू ए प्रॉपर पर्सन हु इज़ meant for that, or you don't go to entity who is not meant, तो these answers will be like that. तो इसमें हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ आई एम नॉट ए इनफर्टिलिटी और ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, तो आई शुड टेल स्ट्रेट ए पेशेंट दिस नॉट माई सब्जेक्ट। बट यहाँ पर कश्मीर में ऐसा है कि इफ़ आई टेल मैं इसका ये नहीं हूँ एक्सपर्ट, तो वो बोलेंगे ये झूठ बोल रहा है, ये इतना बड़ा डॉक्टर को कहाँ पता है। तो आई ट्राई टू मेकअप। इट इज़ नॉट इन मेडिकल प्रोफेशन, हर प्रोफेशन में किसी को भी कोई भी सवाल पूछ लो वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन देगा। तो यहाँ पर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे पेशेंट आता है, इफ़ आई एम नॉट डीलिंग विद दिस, आई शुड से स्ट्रेट वे दिस नॉट माई सब्जेक्ट। सो यू गो टू ए पर्सन और एंटिटी जो इसका डील करता है। और कपल्स पर भी है, सोसाइटी पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें ये कौन लोग हैं जो ये डील करते हैं, उनसे सवाल पूछो। आई थिंक वहाँ पर आपको एक्चुअल मिलेगा कि अगर आपका है कॉज है नहीं है। तो अब अगर देखेंगे कॉजेज़, अननोन कॉजेज़, तो ये मैंने बताया कि देयर आर फैक्टर्स जहाँ पर इम्प्लांट तो हो गया स्पर्म इनसाइड फीमेल ट्रैक, पर वो आगे मूव नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप टेस्ट नहीं कर रहे हो। या आपका फर्टिलाइजेशन भी हो गया एग का कि एंड देन नो कि 7 दिन के बाद ये इम्प्लांट होता है, तो देयर आर फैक्टर्स विच अफेक्ट दैट, तो वो भी आप नहीं चेक कर रहे हो। तो जस्ट सेइंग आपका अननोन है या पता नहीं है सब नॉर्मल है, आई थिंक दिस इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट एंड वी शुड अवॉइड यूजिंग इट। डॉक्टर जाफर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो डॉक्टर शारिक अभी बोल चुके हैं उन पे आपका क्या ओपिनियन है? आपने इतने कैसे लोगों को देखा एंड हाउ आर यू ट्रीटिंग देम? आई थिंक डॉक्टर शारिक साहब ने बहुत ब्यूटीफुली इसको एलॉबरेट किया, वहाँ तक कि जहाँ तक मतलब एक क्लिनिकल पर्सन इसको देख सकता है, चाहे वो हार्मोन्स के हिसाब से हो, चाहे स्कैन्स के हिसाब से हो। वी रियली डोंट नो एग्जैक्टली कि इंसेमिनेशन के बाद जब सीमेन वेजाइनल पाउच में गया, उसके बाद जो इवेंट्स होते हैं वो दे कैन नॉट बी सीन आउटसाइड, सो दैट कैन बी सीन ओनली इन विट्रो, जो हम देखते हैं लैब में। यहाँ पे हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि शायद फॉलिकल रप्चर हुआ है, उससे एग निकला है, स्पर्म वहाँ तक गया है, स्पर्म को वहाँ पे उसको फर्टिलाइज करना, उसने फर्टिलाइज किया। ये पूरे इवेंट्स वी डोंट नो, हम सिर्फ गेस कर रहे हैं कि स्पर्म गया होगा, एग निकला होगा, फर्टिलाइज हुआ होगा, उसके बाद वो एम्ब्रियो बना होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 7th डे को वो इम्प्लांट होगा। क्या पता ये पूरी चीज़ें हो रही है एंड फाइनली वो एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो रहा। तो ये वहाँ पे एक लंबा सा ये चीज़ है जो हमें, जिसका आंसर हमें सिर्फ लैब में ही मिलता है। तो अगर ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है तो यहाँ तक ये अनएक्सप्लेन, मे बी उसका सेकंड पार्ट जो आंसर है वो एक्सप्लेनेशन, वो शायद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं IVF, जब हम इन इवेंट्स को सामने देखते हैं, बिकॉज मेनी टाइम्स वी गेट द आंसर किसी कपल का ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, एग ही फर्टिलाइज नहीं हो पाता, या जब हम एग को फर्टिलाइज करते हैं तो एम्ब्रियो ही नहीं बन पाता है, या एम्ब्रियो भी बना, बहुत अच्छा एम्ब्रियो भी बना और वो इम्प्लांट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमें उस जो अनअटेंडेड क्वेश्चन था वो उसका आंसर हमें यहाँ पे मिलता है। डॉक्टर सना, कई सारी लड़कियां आज कंप्लेन कर रही हैं अबाउट PCOS, दैट्स रीनेम्ड एट PCOM, पर ये कैसी वबा बन चुकी है, एवरी नाउ एंड देन पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट इट। इसमें ऐसा भी होता है कि एग्स आपके अंदर बहुत सारे बन रहे हैं, पर फिर आप IVF कराने जाते हैं तो पोर एग क्वालिटी की बात आ जाती है। जी, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इस पे इतनी अभी हाल ही में बात हुई है। इनफैक्ट इस सिंड्रोम का तो नाम भी बदल गया, इट वाज ऑल ओवर द नेट। अब ये पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम है,
और जो आपका सवाल है बिल्कुल, जो हमारे पास फीमेल्स आती हैं जिनको PMOS, अब इसका जो नया नाम है वो होता है, इनफर्टिलिटी से जूझ रही होती हैं, उनकी ओवरीज में वाकई एग नंबर बहुत ज़्यादा होता है, उनका AMH भी ज़्यादा होता है और नॉर्मल से ज़्यादा नंबर में एग्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं ओवरीज में जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम इनका IVF करते हैं, हमें नंबर तो बहुत अच्छा मिलता है बट क्वालिटी बिल्कुल सबकी अच्छी नहीं होती। ये दिस इज देयर। और ये क्यों होता है इज द क्वेश्चन। ऐसा क्यों होता है कि नंबर तो बहुत अच्छा मिल जाता है बट सबकी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। अगेन दिस लाइज इन द आंसर कि ये जो PMOS है, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ये वाकई एक मेटाबॉलिक, एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। ये सिर्फ एक ओवरीज का सिंड्रोम नहीं है, सिर्फ एक ओवरीज का में इसका इफेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट अगर हम बिल्कुल ही मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो जो ओवेरियन हमारा एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे ये फॉलिकल्स होते हैं, जहाँ पे ये एग्स होते हैं, वो जो उसका माइक्रो एनवायरनमेंट है वही ख़राब होता है। उसमें इंसुलिन की लेवल ज़्यादा होती है, हाइपर इंसुलिनीमिया होता है इन पेशेंट्स को। एंड्रोजन जो मेल टाइप हार्मोन होते हैं, जो फीमेल की बॉडी में भी होते हैं बट इन पेशेंट्स में उसका भी जो लेवल है वो ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, एक तरह की आप इन्फ्लेमेशन मानो, एक जैसे एक बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट, एक इन्फ्लेमेशन जैसी होती है और ये बिल्कुल ट्रांसलेट करती है, बिल्कुल ये हमें दिखती है जब हम IVF में, हम लकी हैं, हम वो एग्स देख पाते हैं जब हम उनको रिट्रीव करते हैं। और ये जो अंदर की जो इनकी ये एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो वाकई उसमें दिखता है। जो हम इनके एग्स रिट्रीव करते हैं उनकी जो क्वालिटी जो होती है वो उस पर मैनिफेस्ट ये चीज़ें करती हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कपल्स पहले ही बहुत जूझ रहे होते हैं, वो खुद से लड़ रहे होते हैं, आपस में भी लड़ रहे होते हैं, फिर स्ट्रेस जैसी चीज़ हो जाती है। क्या स्ट्रेस और इनफर्टिलिटी का कोई कनेक्शन वाकई में है? बिल्कुल, आंसर क्लियर कट यस है। अब स्ट्रेस, आप समझते हैं कि स्ट्रेस तो अभी हर एक सिचुएशन में रोल प्ले कर रहा है, बट यहाँ पर एक हो गया स्ट्रेस जो हम साइकोलॉजी बोलते हैं। एक्चुअली स्ट्रेस नॉट आपका स्टिमुलस क्या है, आपको किस बात से दुख पहुँचता है। स्ट्रेस इज हाउ यू रिस्पॉन्ड दैट। तो जैसे आप अभी यहाँ पर जैसे गड्डी है तो इसकी आवाज़ हम सुनते नहीं हैं। जब रात को हम सोते हैं तो इस गड्डी की वो टिक टिक हमें बड़ी ऊंची लगती है, तो वी वांट स्टॉप इट। सो गड्डी तो उसी आवाज़ में है, लेकिन माई थ्रेशोल्ड हैज चेंज ड्यूरिंग स्लीप और ड्यूरिंग नाइट, तो मैं इसके वो मुझे इरिटेट कर रहा है। सो स्ट्रेस वो नहीं है कि वो गड्डी स्ट्रेस नहीं है, मैं कैसे रेस्पॉन्ड करता हूँ वो स्ट्रेस है, बट दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। बट जो इनफर्टिलिटी में स्ट्रेस है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज जेन्युइन एंडोक्रिनोलॉजी स्ट्रेस। दिस स्ट्रेस इज रियल। ये स्ट्रेस क्या है कि ये आपका स्ट्रेस है, ये आप डायरेक्टली आपके एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करता है। इट इज़ नॉट कि मेरे को ये बात बुरी लगी इसे। तो स्ट्रेस डायरेक्टली स्टिमुलेट, जब ब्रेन में आ गई बात स्ट्रेस हुआ, तो इट इज़ वेल नोन टू स्टिमुलेट जो हमारे हार्मोनल सेंटर्स होते हैं ना, उनको स्टिमुलेट करता है। एक हार्मोन है, उसको बोलते हैं CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो हार्मोन डायरेक्टली स्ट्रेस एक्टिवेट होता है। This CRH, it stimulates another hormone which comes from pituitary, is called ACTH. So इसे ACTH level बढ़ जाती है। तो ACTH then goes in blood and goes everywhere through body, but इसका मेन टारगेट होता है एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे किडनी के ऊपर होते हैं। तो इट कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ ए हार्मोन विच हमने नाम सुना, कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल इज स्ट्रेस हार्मोन मेन। जब एक कॉर्टिसोल आपका बढ़ गया, इट डज मेनी थिंग्स। इमीडिएटली क्या करेगा, ये आपको GnRH वो हार्मोन्स होते हैं जो आपके LHFSH को स्टिमुलेट करते हैं। LHFSH वो पिट्यूटरी से भी निकलते हैं हार्मोन। उनकी एक पर्टिकुलर रेशो होती है, बैलेंस होती है, जिससे ओवुलेशन ओवरी से होती है। ठीक है, अगर वो उस सीक्वेंस में ना आए तो ओवुलेशन नहीं होगी या डिस्टर्ब होगी। तो जब आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ गया, तो इसने GnRH एक हार्मोन है, तो उसको स्टिमुलेट किया, तो उसकी एक अपनी पल्सटिलिटी होती है, वो ख़राब हो गई। तो इसके आपका LHFS नहीं निकल रहा है, इम्बैलेंस हो गया, तो ओवुलेशन, ये तो डायरेक्टली ओवुलेशन नहीं हुई। तो दिस इज़ वन पार्ट। सेकंड इज इट ऑल्सो लीड्स टू सम अदर मैकेनिज्म्स, जैसे स्ट्रेस इज वेल नोन टू इंक्रीज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक और हार्मोन है, दिस ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, वे इनको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स।
तो टिपिकल काम प्रोलैक्टिन का क्या है कि जब प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है तो ये मदर का जो लैक्टेशन है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है। बट इसका बहुत बहुत से रोल हैं। जो एंडोमेट्रियम, जैसे डॉक्टर जयपर बात कर रहे थे, जो रिसीव करता है एंडोमेट्रियम, तो उसको भी वो प्रिपेयर करता है उसमें। तो अगर आपका प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो आपको एक टर्म है ल्यूटियल फेज डिस्फंक्शन, शॉर्ट में आपका वो जो एंडोमेट्रियम था रिसेप्टर नहीं, तो प्रोलैक्टिन भी बढ़ाता है स्ट्रेस। तो उससे भी प्रोलैक्टिन ज़्यादा होने से भी ये हो सकता है। प्लस मेल में भी हम देखेंगे तो जब स्ट्रेस होता है तो उससे जो है इट कैन अफेक्ट द प्रोडक्शन। जब जीएनआरएच वहाँ कम हो गया तो जीएनआरएच से एलएचएफएस आपका डिस्टर्ब हो गया। तो एलएच जो दो हार्मोन है, एलएच से तो आपकी मेल में टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन बनता है, लेकिन जो एफएसएच होता है वो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपका डिस्टर्ब होता है। इनफैक्ट बहुत से लोग जो लेते हैं वो स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स फॉर डिफरेंट रीजंस, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इनफर्टिलिटी में या आई विल से दोज आर कोएक्स, दे हैव नो आइडिया, दे यूज टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स। तो दे डोंट नो कि टेस्टोस्टेरोन देते हैं वो डायरेक्टली इनहिबिट करता है आपका एलएच प्रोडक्शन। तो दैट एक्ट्स एज ए कंट्रासेप्टिव रादर देन एज ए स्टिमुलेंट फॉर दिस। तो वो इनहिबिट करता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस। सो दिस इज द बेस्ट मेल कंट्रासेप्टिव टेस्टोस्टेरोन और दोज एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स व्हिच मिमिक टेस्टोस्टेरोन। देयर आर अदर रोल, देयर इज वन हार्मोन कॉल्ड किसपेप्टिन। किसपेप्टिन का भी फर्टिलिटी में बड़ा रोल है। तो किसपेप्टिन पाथवे आल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय स्ट्रेस थ्रू डायरेक्टली आल्सो इनडायरेक्टली थ्रू कॉर्टिसोल एलिवेशन। एंड देयर आर मेनी अदर मैकेनिज्म्स, वो शायद इसके लिए नहीं हो, but there is no this doubt that citrus plays a role. Citrus is real, and citrus is part of and this affects endocrinology. Yes, we can tell patient that this is real and your body is responding to it. But good news is that we can modify it. Just बोलना है कि आप स्ट्रेस कम करो, ऐसा कोई दिमाग में हमारे को स्विच नहीं है कि हम दबाएंगे स्ट्रेस कम करो। ब्रेन का क्या है कि ब्रेन ऑलवेज थिंक्स, हम बोलते हैं ना तुम सोचते हो ज़्यादा हो, ब्रेन ऑलवेज थिंक्स, देयर इज़ नो पॉइंट जब ब्रेन स्टॉप करता है थिंकिंग। ठीक है, तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके सवाल का उसमें सोच रहा हूँ, जैसे मैं बंद करूँगा तो मेरे को कोई और ख्याल आएगा दिमाग में। बट एक प्रॉपर्टी ब्रेन की, ब्रेन कैन थिंक ओनली वन थिंग एट अ टाइम। सो वी कैन यूज दैट प्रॉपर्टी। वी कैन नॉट ब्रेन आस्क द ब्रेन टू स्टॉप थिंकिंग, इट विल ऑलवेज, बट वी कैन टेल ब्रेन यू कैन एंगेज इन सम अदर थिंकिंग, किसी एक्टिव पर। जैसे आपने मुझे इस सवाल में लिया तो मैं इस वक्त कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मुझे एक और टॉक अभी देना है तो मैं इसको कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बट जैसे मैं बंद करूँगा तो वी कैन मॉड्यूलेट दिस, वी कैन टेल आवर पेशेंट्स दिस इज़ रियल एंड दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, दिस इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजी, दिस नॉर्मल एंडोक्रिनोलॉजी, नॉर्मल बायोलॉजी, आपका बॉडी रिएक्ट कर रहा है, बट वी कैन मॉडिफाई इट। सो देयर आर वेज, बट उसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं दैट वी गिव एज डॉक्टर्स, बट जो मैनेजमेंट पार्ट है वो आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू पार्टनर दैट। डॉक्टर जाफर, यम जन हार्मोनल इम्बैलेंसेस छ आसान, फर्टिलाइजेशन पर कितकन छ अमुक असर यवान वुचना? हाँ, अगर इस ओवरऑल वुचो इत पे वन डिस्कशन कोर PCODs पे या मतलब विद रेस्पेक्ट टू फीमेल या विद रेस्पेक्ट टू मेल, यम साथ वुच कि there was a background of hormonal endocrinopathy was there, मतलब hormones were disturbed, it will have the impact on your outcome। जो भी हम एम्ब्रियोज बनाते हैं या इसके फर्टिलिटी या है ना एम्ब्रियो फॉर्मेशन पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, PCOD, हम तो मतलब ओवरऑल सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है, हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड है, मैक्रो एनवायरनमेंट या माइक्रो एनवायरनमेंट। अगर मैं सेल की ही बात करूँ, एग के अंदर भी जीन एक्सप्रेशन कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, या उसका मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। जीन एक्सप्रेशन जैसे उसमें GDF9 बहुत इंपॉर्टेंट जीन होता है जो इसको रेगुलेट करता है, ग्रोथ डिफरेंशिएशन फैक्टर 9, उसकी वो भी कम हो जाता है, उसकी डाउन रेगुलेशन हो जाती है। लेकिन अगर यही पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आता है ना, 3 months 4 months गैप देके, और उसके जो इम्बैलेंस, जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस, उनको करेक्ट किया जाता है, तो उसका आउटकम हमने देखा है कि उनका आउटकम बहुत अच्छा होता है इन फीमेल्स, इवन इन द मेल्स ऑल्सो। जहाँ सेमन पैरामीटर्स आर डिस्टर्ब, कोई भी पैरामीटर उसमें कम हो, तो कहीं ना कहीं वो स्पर्म वीक होता ही है। भले ही हम उसमें ARTB करें, मतलब IVF ICSI करें,
तो उसका आउटकम कम होता है कंपेयर टू उस सेवन पैरामीटर से जिसके सेवन पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल हों। तो बेस्ट है कि दोनों को प्राइमिंग अच्छे से की जाए, चाहे उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद सम मेडिकेशंस फ्रॉम फीमेल साइड एंड मेल साइड, तो आउटकम में फ़र्क आ ही जाता है। डॉक्टर सना, उम्र के साथ साथ क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ एग्स पे ज़्यादा असर पड़ता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है एंड आई वुड लाइक दिस मैसेज टू गो अक्रॉस। देखिए, एक जब फीमेल बेबी अपने माँ के पेट में होती है, हम 5वें महीने की बात करें, मतलब प्रेगनेंसी के 5th मंथ की बात करें, 20 वीक्स की बात करें, तब उस बच्ची के जो अभी फीटस ही है अपने माँ के पेट में, उसकी ओवरीज में 6 से 7 मिलियन एग्स होते हैं, ठीक। 6 to 7 मिलियन इज़ व्हाट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड इन पेपर्स, ठीक। अब ये बच्ची जब पैदा होती है तो इसकी ओवरीज में 1 to 2 मिलियन एग्स होते हैं। अब आप देख रहे हैं, अभी माँ के पेट से जन्म तक ही इसका जो एग काउंट है वो कम हो गया, और अभी तो इसने प्यूबर्टी भी रीच नहीं की है। 6 to 7 मिलियन से हम 1 से 2 मिलियन पे आ गए, और जब अब ये बच्ची प्यूबर्टी अटेन करेगी, 10-11 साल पे इसके पीरियड स्टार्ट होंगे, ये सेक्सुअली एक्टिव हो जाएगी, इसका रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे ओवरीज में देखा गया है कि एग्स का नंबर सिर्फ 3 to 5 लाख होता है। अब आप देख लो ये कब से कम 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 होता जा रहा है। फीटल लाइफ से बर्थ टू प्यूबर्टी ही कितना, इस प्रोसेस को हम अट्रीजिया बोलते हैं, यानी कि ख़त्म होना। इन एग्स का कंटिन्यूस प्रोसेस है इनका ख़त्म होना। अब ये जो इसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ इस लड़की की, इस बच्ची की स्टार्ट हो गई फ्रॉम प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज, उसको हम रिप्रोडक्टिव लाइफ बोलते हैं, जिस टाइम पे ये प्रेग्नेंट हो सकती है, चाइल्ड बेयरिंग एज जिसको हम बताते हैं। इसमें टोटल 300 से 500 एग्स ही ओव्यूलेट करेंगे। अब आप सोचो हमने शुरू कहाँ से किया था, 6 से 7 मिलियन अंडे थे माँ के पेट में जब ये बच्ची थी, और अब जब इसने रिप्रोडक्टिव लाइफ अपनी स्टार्ट की, सिर्फ 300 से 500 अंडे ही ओव्यूलेट करेंगे। एंड फिर हमारी इनफर्टिलिटी के वर्ल्ड में, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में 35 ईयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, राइट। इसके बाद देखा गया है कि जो ये प्रोसेस है एग्स का ख़त्म होना, इनका एट्रीजिया में जाना, ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होती है, ये एक्सेलरेट हो जाती है ये प्रोसेस। तो अब जो एग्स है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होंगे, और ना ही उनका नंबर, उनकी क्वालिटी भी कम कम होती जाती है उम्र के साथ साथ, जिसको हम रिप्रोडक्टिव एजिंग बोलते हैं, ओवेरियन एजिंग बोलते हैं। तो इसीलिए हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि डिले नहीं करना चाहिए चाइल्ड बेयरिंग पे। अपना रिप्रोडक्टिव एजिंग, ओवेरियन एजिंग, ये हमें मैसेज मतलब समझ आनी चाहिए, लड़कियों को अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि एक एज है वेयर यू कैन गेट प्रेग्नेंट, वेयर यू कैन हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी, जहाँ चाइल्ड बेयरिंग एक प्रॉब्लम नहीं बनती। बट आफ्टर अ सर्टन एज, बिकॉज रिप्रोडक्टिव एजिंग ये फिजियोलॉजी है, ये निज़ाम है, ये तो होगा, इसको आप रोक नहीं सकते हो, तो फिर आपको इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ती है। फिर कई बारी हमें IVF के आउटकम्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं अगर एग क्वालिटी बहुत पोर हो जाती है, अगर बहुत ज़्यादा एज पे हम IVF भी करें। डॉक्टर शारिक, केमिकल्स या प्लास्टिक्स क्या सच में हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट करती हैं, और अगर क्रिएट करती हैं तो फिर इनफर्टिलिटी के साथ क्या कनेक्शन है इसका? बहुत अच्छा सवाल है। एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स और EDCs, दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, and there is a lot of science studies which show that this will affect human health overall, and especially the fertility part. मुझे याद है एक बार हम आई थिंक वाशिंगटन DC में थी एक कॉन्फ्रेंस, तो उस वक्त एक सेशन था इस पर, जो दोज डेज वाज इवॉल्विंग सब्जेक्ट, आई थिंक 2009 और 2008 था। तो देयर वाज वन स्पीकर फ्रॉम नेदरलैंड्स, उसने बताया कि वी हैव, देवर एक्सक्लूसिव वर्किंग ऑन EDCs, एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स, और एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स भी बोलते हैं, दैट उसने बताया कि हम ब्रेस्ट मिल्क की एनालिसिस करके बता सकते हैं कि ये जो लेडी है ये कहाँ की है, किस एरिया में, बिकॉज वी हैव डिफरेंट इंडस्ट्रीज, different sort of companies which make different chemicals, different products, तो उनकी जो प्रिंट्स होती हैं, जैसे उनका वेस्ट निकलता है, वो डिफरेंट एरियाज में इतना डिफरेंट है कि हम बता सकते हैं ब्रेस्ट में से ये किस एरिया से, नेदरलैंड की। सो व्हेन ए थिंग कैन कम योर ब्रेस्ट मिल्क, दैट मीन्स यू आर इन्वेडिंग और बम्बार्डिंग दिस ह्यूमन बीइंग राइट फ्रॉम द बर्थ। अब सब्सिक्वेंटली क्या क्या चेंजेस होंगी वी कैन इमेजिन ओनली, बट इट इज़ वेल नोन, जो
EDCs होते हैं, दे कैन, जो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है स्पेशली कंसर्न विद रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, वो प्राइमरली इफेक्ट होता है। जो हमारे एस्ट्रोजन होते हैं, जो हमारे FSH या LH से जो इस ओवरियन रिस्पॉन्स होता है, या एस्ट्रोजन का जो इफ़ेक्ट होता है एंड ऑर्गन टिश्यूज़, तो एस्ट्रोजन का मेन एंड ऑर्गन टिश्यू होता है यूट्रस, जो इनर लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एस्ट्रोजन का रिसेप्टर होता है ब्रेस्ट टिश्यू, तो प्लस ब्रेन में भी इसके इश्यूज, तो इट अफेक्ट्स दैट, तो इट डेफिनेटली डिसरप्ट्स। बट एक इसमें है कि दिस इज़, ये जो डिबेट है, दिस इज़ एट ए इंटरसेक्शन ऑफ, ऑन वन साइड इज़ लॉजिकल साइंस, ऑन अदर साइड इज़ व्हाट वी कॉल एनवायरमेंटल एडवोकेसी, ये क्रॉस करते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा ये ब्लर हो जाता है कि आई एम आई रियली टॉकिंग लॉजिकल साइंस और आई एम टॉकिंग दिस एनवायरमेंटल एडवोकेसी, क्योंकि बहुत से एनवायरमेंटल पीपल दे ब्रिंग दिस आर्ग्यूमेंट फॉर द अदर पार्ट, एनवायरमेंटल एडवोकेसी। अब ये जो सिटीज़ होते हैं, इट इज़ नॉट, ऐसे तो डेफिनेट स्टडी हम कर नहीं सकते, वी कैन नॉट डिलिबरेटली एक्सपोज एक मदर को या एक चाइल्ड को एंडोक्राइन हम उसको फॉलो करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो दिस कम्स फ्रॉम व्हाट आई कॉल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, कि हमने देखा कि एक ग्रुप है, इसको हो गया है कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम, से फॉर एग्जांपल इनफर्टिलिटी, अपरनली कोई रीज़न नहीं, दूसरा ग्रुप को इनफर्टिलिटी नहीं हुआ, बाकी इनके सारे फैक्टर्स कॉमन हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इनके क्वेश्चन लेके जाते हैं कि आप मुझे बताएं आपका एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल का एक्सपोजर हुआ था। अब ये हिस्ट्री लेना बहुत मुश्किल है, कब हुआ था, कितना हुआ था, और जहाँ भी हम जैसे एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल, वो तो खुद अकेला नहीं आएगा ना, उसके साथ बहुत सी और चीज़ें होंगी, एक माहौल होगा वो। जैसे हम फ़ोन पे बात, लेकिन फ़ोन के साथ जब हम बोलते हैं सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में एक एनवायरनमेंट है, इट इज़ नॉट वन दिस इम्पल्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स कनेक्टेड, जो आपका कल्चर है उसमें आता है। सो इट इज़ रियली नॉट साइंटिफिकली पॉसिबल टू पिन पॉइंट दिस कि नहीं से इसे ये हो गया, बट जो ओवरऑल डेटा लगता है दैट दिस इज़ अ डेफिनेट फैक्टर, बट एग्जैक्टली कितना है रोल है इसका, वी कैन नॉट से। तो एट दिस टाइम वी कैन से दिस इज एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग केमिकल्स और एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स आर नॉट द प्राइमरी कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, बट जो भी कॉज हो उसको वो एग्रीवेट करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक दैट वी स्टॉप देयर, वी डोंट पुश इट बियॉन्ड दैट। थायराइड और इनफर्टिलिटी का क्या कनेक्शन है आपस में? बड़ा अच्छा सवाल है। हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं यही आते हैं, TSH लेके आते हैं। थायराइड यू नो इज़ अ ग्लैंड, यहाँ पर होता है, सब वन ऑफ द बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। इसका काम होता है थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करना। थायराइड हार्मोन दो होते हैं, एक होता है T4 जिसका हमारा नाम दूसरा लिवोथायरॉक्सिन है और थायरॉक्सिन है, एक T3 है। जनरली 80% थायरॉक्सिन होता है T4, और T3 होता है रफली 20% जिसको हम थायरोनिन बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ब्लड में जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली कहीं सेल, यानी कि कोई डक्ट नहीं होती है, डायरेक्ट ब्लड में जाता है, देन इट गोज टू द बॉडी। देयर इज़ नॉट अ सिंगल सेल इन द बॉडी विच डज नॉट हैव ए एंडोक्राइन दिस थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, मीन्स हर सेल को चलाने के लिए थायराइड हार्मोन चाहिए। तो इसमें T4 जो है वो बेसिकली एज रिजर्व करता है एक्ट, इट इज़ अल्टीमेटली कन्वर्टेड T3। तो या तो सेल में सीधे जाएगा T3, या अगर सेल में T4 भी गया वो न्यूक्लियस में बन के T3 करके काम करेगा। तो बेसिक काम जो थायराइड हार्मोन का वो मेटाबॉलिज्म करना है। जैसे आप गाड़ी इस बार स्टार्ट करते हो, जब तक वो एक्सेलेटर नहीं मारोगे गाड़ी नहीं चलेगी। तो कोई भी सेल बॉडी में चलाने के लिए, चाहे वो ब्रेन सेल हो, चाहे वो किडनी की सेल हो, लिवर की सेल हो, या आपकी ओवरी की सेल हो, ओवेरियन टिश्यू हो, एंडोमेट्रियम हो, उसको ये हार्मोन चाहिए। अब हम इसकी लेवल डायरेक्टली मेजर करते हैं, बट जब डायरेक्टली मेजर करते हैं तो इसका जो ये मोस्टली प्रोटीन बाउंड हार्मोन होता है। अगर ब्लड में हम मान लो 1000 में से 2 हिस्से होते हैं जो फ्री होते हैं, जो काम करते हैं, जिसको बोलते हैं FT4, फ्री T4। 998 होते हैं कि वो होते हैं दे एक्ट एज रिजर्वेयर्स, कि जब ये नहीं मिलेगा तो ये करेगा, ठीक है। तो अब इसकी लेवल हम
नेचुरली मेजर करते हैं, FT4 कर सकते हैं, बट FT4 का मेजरमेंट थोड़ा टेक्निकली डिफ़िकल्ट है। दो वी हैव लैब्स, बट उसका एक्चुअल जो मेथड है वो कमर्शियल लेवल में नहीं होता है। तो वी सी इट इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग हार्मोन कॉल्ड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी से निकलता है। सो TSH इज़ नॉट ए पिट्यूटरी, इट इज़ नॉट ए थायराइड हार्मोन, ये पिट्यूटरी हार्मोन है। बट इसकी लेवल से हमें T4 या FT4 की लेवल का अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ये कम है, इवन दो हमने लैब टेस्ट किया नॉर्मल लेवल है, बट अगर TSH अप है तो दैट मीन्स देयर इज़ डेफिशिएंसी, मीन्स थायराइड जो हमारे हिसाब से काम सही कर रहा है, बट आपका पिट्यूटरी सोचता है कि काम सही नहीं है, इसको स्टिमुलेट करना पड़ता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ 10 मजदूर हैं, सब काम कर रहे हैं बराबर, लेकिन एक मजदूर को सुपरवाइज़र डांट रहा है, कंटिन्यूसली डांट रहा है। तो हमें आइडिया आता है कि ये मजदूर थोड़ा कामचोर होगा, इसको कोई प्रॉब्लम हो, तभी इसको सुपरवाइज़र को लगातार इसको बोलना पड़ता है। इसी तरह जब ब्लड में हम देखते हैं T4 या FT4 लेवल नॉर्मल है लेकिन TSH हाई है, तो हम समझते हैं कि ये T4 ये थायराइड जो बना रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई TSH। सो हायर TSH इज़ ए इंडिकेशन ऑफ insufficient or inactive thyroid gland. It is compensate is working but under the effect of high TSH. सो हाई TSH में आइडिया आया था कि ये पूरा लेवल नहीं है। तो इट इज़ हैज़ बीन सीन। एक स्टडी आई थी, आई थिंक 2000 में आई थी, NEJM हमारा टॉप मेडिकल जर्नल है। उन्हें क्या एक उसमें क्या किया, उन्होंने ब्लड सैंपल्स लिए उन मदर्स के जो उस पहले से स्टोर थे उधर। अब ये मदर्स डिलीवर कर रहे थे बच्चे, वो बच्चे बड़े हो गए थे, 10 साल के थे, 20 साल के थे, तो बट ब्लड सैंपल उनका उस वक्त लिया गया था जब वो प्रेग्नेंट थी। तो मैंने उन्हें TSH एनालाइज किया, तो TSH लेवल ओब्वियसली डिफरेंट होगी। तो इनको दो ग्रुप्स बनाए, एक ग्रुप जिनका TSH ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अबव 4 था और दूसरा जिनका बिलो 4 था। तो इनके जो बच्चे हुए थे, बड़े हुए थे, उनने एक IQ टेस्ट किया। तो दे फाउंड ऑन एन एवरेज जिन मदर्स का TSH ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी वाज अबव 4, उनके जो बच्चे थे उनका IQ वाज 4 और 5 पॉइंट्स बिलो दैट। सो उससे थोड़ा सा ये, बिकॉज दैट मीन्स इट अफेक्ट्स योर ब्रेन डेवलपमेंट। सो इट इज़ वेल नोन कि जब कंसीव बच्चा होता है तो फर्स्ट 3 मंथ्स जब ऑर्गन बनते हैं तो सबसे आपका पहले ब्रेन बनता है। तो ब्रेन की फंक्शन में, ब्रेन के बनाने में थायराइड हार्मोन, जिसको हम टिपिकली T4 बोलते हैं, T3 बोलते हैं, तो एक्चुअली वो T3 हमेशा होता है, तो वो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसके बाद ये एक गाइडलाइन आई कि वी शुड फोकस ऑन दीज वीमेन बिफोर कंसीविंग, देयर TSH शुड बी बिलो 4, विच विल टेल देयर थायराइड हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी जब आप देखोगे मोस्ट ऑफ द जो सेंटर्स है वो एक गाइडलाइन फॉलो करते हैं कि हमारा TSH होना चाहिए बिलो 2.5 इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसीव। अब ये बड़ा, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट और बड़ा कॉमन है। आई थिंक एनीवेयर यू गो दे विल आस्क यू कि आपका TSH होना चाहिए बिलो 2.5, बट इसका जो साइंस बिहाइंड है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दिस हैज़ कम फ्रॉम सम स्टडीज़, बट जब टेस्ट किया गया एक ग्रुप ऑफ मदर जिनका 2.5 से ज़्यादा था, उनको 2.5 से कम था, जब उनको थायराइड हार्मोन दिया गया ट्रीटमेंट, इट डिड नॉट इम्प्रूव द आउटकम। ठीक है, बट टिपिकली हम गाइडलाइन लेते हैं बिलो 2.5, बट इसमें डिफरेंट एसोसिएशन का डिफरेंट रोल है। कुछ बोलते हैं 2.5 से हमें ट्रीटमेंट करना है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन बोलती है कि अगर आपका 2.5 से 4 तक है तो 4 के बाद तो पता ही देना है, तो वो उसमें तब फेवर करेंगे जब आपका एंटीबॉडी लेवल भी पॉजिटिव होगा। यूरोपियन एसोसिएशन बोलती है नहीं, यू गो बाय क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ नॉट ओनली जस्ट द TSH लेवल, उसमें आप उसका क्लिनिकल सेटिंग कॉन्टेक्स्ट भी देखो और उसको एंटीबॉडी स्टेटस भी देखो। सम पीपल जस्ट ट्रीट ऑन, अगर आपके पास एंटीबॉडी है, थायराइड पेरोक्साइड एंटीबॉडी है, दैट टेल्स द इम्यून सिस्टम इज अटैकिंग योर थायराइड। तो अभी अगर आपका थायराइड हार्मोन नॉर्मल है लेकिन हो सकता है आगे ये करे। तो इसमें डिफरेंट सोसाइटी डिफरेंट रिकमेंडेशन देते हैं, बट जनरली फॉलो करते हैं ये 2.5 कट ऑफ गाइडलाइन मोस्ट ऑफ सेंटर्स। इवन जब हमारे पास भी आता है पेशेंट
मुझे ये थायराइड इतना निकला है, अगर 2.5 ज़्यादा हम ट्रीट करते हैं। बट इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग साइंस नहीं है, क्योंकि जब ये इन पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, इट डिड नॉट मेक एन इम्प्रूवमेंट इन द आउटकम एज कम्पेयर टू दिस। एक मशहूर स्टडी है टैबलेट स्टडी, उसमें ने एक ग्रुप को लिया जिनका 2.5 से बिलो था, दूसरे का 2 एबो था, तो दे फाउंड दोनों में 37% दोनों में एग्जैक्टली सेम हुआ था सक्सेस रेट। बट कॉमन प्रोटोकॉल के लिए 2.5 कॉन्सेप्ट ठीक है। आइडिया यही है कि अगर आपका 2.5 से नीचे है तो वी कैन बी एश्योर्ड कि आपका थायराइड स्टेटस ठीक है। डॉक्टर सना, इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स होते हैं, क्या इन्हें ऑल टाइम स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़ती है व्हेन इट कम्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज़, ऑल टाइम की ज़रूरत है? देखिए, रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी हमें थोड़ी सी समझनी है। ऐसा नहीं है कि हर इनफर्टिलिटी पेशेंट को हम डायबिटीज़ वर्कअप करते हैं, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई या HbA1c हो गया या फास्टिंग शुगर है। ऐसा नहीं है कि वो हमारा रूटीन टेस्टिंग हर इनफर्टिलिटी पेशेंट के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वो नहीं करते हैं, क्योंकि वही बात है कि एंडोक्राइनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी का भी इनफर्टिलिटी पे इफेक्ट आता है। तो वो कौन से पेशेंट्स हैं जहाँ पे हम डायबिटीज़ का वर्कअप करते हैं? नंबर 1, वो पेशेंट्स जिनमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की हिस्ट्री है, यानी कि उनके अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, उनके मिसकैरेजेस हुए हैं, 2 से ज़्यादा मिसकैरेजेस हुए हैं, तो वहाँ पे हमारी शुगर की टेस्टिंग, HbA1c, फास्टिंग शुगर इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और वो हमारा मतलब हम पहला टेस्ट वो ऑर्डर करते हैं। या वो पेशेंट जिनके रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स हो रहे हैं, यानी कि हमने उनमें IVF किया बट इम्प्लांटेशन नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी नहीं आ रही, 2 से ज़्यादा बार ये हो चुका है। अब यहाँ पे हमें शुगर टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि कहीं वो रीज़न तो नहीं बन रहा कि प्रेगनेंसी डिस्पाइट IVF नहीं आ रही। या उन पेशेंट्स में जहाँ फैमिली हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कपल आया और बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो हमें वहाँ पे डायबिटीज़ की का वर्कअप की स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उसका इफेक्ट जो हमारे शुगर लेवल्स हैं अनकंट्रोल्ड अगर वो रहें तो उसका इफेक्ट हमारी एग क्वालिटी पे या मेल्स में स्पर्म क्वालिटी पे डेफिनेटली आता है। तो ये कुछ पेशेंट्स हैं जहाँ पे ये हमारा वर्कअप का पार्ट बन जाता है। डॉक्टर सना, कौन सी ऐसी इमर्जिंग थेरेपीज आ सकती हैं जो इस बेंचमार्क को और ऊपर कर सकती हैं और स्ट्रेंथन कर सकती है? आने वाले 5-10 सालों में ये केसेस कम हो सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इनफर्टिलिटी की जो रिसर्च है वो ऑनगोइंग है, कंटिन्यूस है, और कुछ ना कुछ नया पढ़ने को मिल ही जाता है। एंड आई थिंक फ्यूचर इनफर्टिलिटी का मुझे लगता है जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग ओवर आई थिंक एवरीवेयर, हर एक जगह AI का शोर है, नाम है। मुझे लगता है AI का रोल हमारे फील्ड में भी है। कहाँ पे? जैसे हम IVF में इंजेक्शंस देते हैं, हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस लगाते हैं, बेसिकली वो एग डेवलपमेंट के लिए, जिन एग्स को फिर हम बाहर निकालते हैं। मुझे लगता है कोई एक AI सॉफ्टवेयर, एक AI टूल यहाँ पे भी आना चाहिए जो हमें इस पेशेंट का ओवेरियन रिस्पॉन्स प्रिडिक्ट करके बताए कि हम इस पेशेंट में क्या इंजेक्शन लगाएं, किस डोज से लगाएं, और फिर उसका कैसा रिस्पॉन्स आएगा हमारे इसमें स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं, यानी कि कैसी एग डेवलपमेंट रहेगी, कितने एग्स बनेंगे। कोई एक ऐसा AI टूल या सॉफ्टवेयर मुझे लगता है आना चाहिए। दूसरी जगह जहां मुझे लगता है कि एक इमर्जिंग साइंस आ सकती है वो है इन द फील्ड ऑफ मेटाबोलॉमिक्स, यानी कि oocyte क्वालिटी, एग क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि एग क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो जब हम IVF करते हैं, हम एग्स निकालते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, क्योंकि स्पर्म और एग के मिलने से ही एम्ब्रियो बनता है। तो एग क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? एक फॉलिकुलर फ्लूइड होता है जिसमें हमारा ये एग होता है, राइट, और उस फॉलिकुलर फ्लूइड में मेटाबोलाइट्स होते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो इस एग को चाहिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अगर हम उस पर स्टडी करें और वो डेफिशिएंसीज हम देखें, अच्छा जी इस फॉलिकुलर फ्लूइड में ये चीज़ डेफिशिएंट है या वो चीज़ नहीं है, और हम किसी तरीके से वो सप्लीमेंट कर सकें और एग क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ, ताकि हमारा IVF आउटकम और IVF सक्सेस रेट बढ़े। वो मुझे लगता है एक कोर इमर्जिंग फ्यूचर है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का। एंड अगेन लाइक आई एम्फसाइज, मैं हमेशा ओवेरियन एजिंग और रिप्रोडक्टिव एजिंग पे बात करती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ लगती है इम्पॉर्टेंट है, अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मुझे लगता है उन लड़कियों में जिनमें प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है, यानी कि उम्र से पहले ही उनका जो एग नंबर है वो कम हो जाता है। वो यंग होती है लेकिन उनका AMH लेवल बहुत लो होता है,
है, उनमें उनकी ओवरीज में एग्स का नंबर बहुत कम होता है, समटाइम्स बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स उनकी मदर्स में भी जो मेनोपॉज है वो जल्दी आया होता है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कोई टारगेटेड जेनेटिक थेरेपी आनी चाहिए जो इस ओवेरियन एजिंग को, रिप्रोडक्टिव एजिंग को टारगेट करे, और एटलीस्ट इस प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते बट एटलीस्ट हॉल्ट करे या स्लो डाउन करे। तो आई थिंक दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। मुझे तो यही चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं, एंड आई थिंक दिस शुड इवॉल्व एंड कम इन द नियर फ्यूचर। डॉक्टर जाफर, आपका क्या मैसेज रहेगा, नॉट टू द पेशेंट्स ऑफ इनफर्टिलिटी बिकॉज दे आर एक्चुअली वॉरियर्स, प्लीज। अभी नई नई टेक्नोलॉजीज आई है एंड ये फील्ड बहुत इवॉल्व हुआ है, तो आई थिंक अभी जैसे वो पहले ट्रेडिशनल वे में ट्रीटमेंट कराते थे, दे शुड लुक फॉर दीज न्यू एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स, एडवांस्ड स्पेशलिटीज़, उनसे मिलके एंड आई थिंक दे कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन। एंड देन ऑब्वियसली जब वो गूगल भी करते हैं, दे शुड अपडेट देमसेल्व्स अबाउट देयर कंडीशन, देयर आर डिफरेंट कंडीशंस, उनको अपनी पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है, एंड देन हु इज द बेस्ट स्पेशलिटी हु विल एड्रेस दिस कंडीशन, दैट इज द मैसेज फॉर देम। Thank you so much. This program was brought to you by Valley Fertility Center. Thank you so much.